लेकिन हम अपने अपने घर में बंद है, लॉकडाउन कहते उसमें है, तो भी जीवन तो चल रहा है। ऐसे संघ का कार्य भी चल ही रहा है। नित्य के कार्यक्रम बंद है, दूसरे कार्यक्रमों ने उनकी जगह ली है। ये संघ के लिए भी और हम सबके जीवन के लिए भी सत्य है, क्योंकि जीवन मनुष्य का, इसकी कल्पना क्या है? तो सारी दुनिया मानती है और संघ में भी हम लोग मानते हैं कि हम स्वयं अच्छे बने और अपने अच्छाई का उपयोग करके जग को अच्छा बनाएं, दुनिया को अच्छा बनाएं। स्वयं अच्छा है और दुनिया के लिए कुछ नहीं कहता, उसको भी लोग अच्छा नहीं करते। और दुनिया के लिए गलती से कुछ अच्छा कर भी लिया, लेकिन स्वयं के जीवन में अच्छाई का कोई अंश नहीं, उसको भी दुनिया अच्छी नहीं कहती। जीवन के या संघ कार्य के एक ही सिक्के के ये दो पहलू है। अपनी परंपरा में ऐसा कहते हैं, एकांत में आत्म साधना और लोकांत में परोपकार। यही जीवन का स्वरूप है, यही संघ कार्य का स्वरूप है। तो अपने स्वयंसेवक रोज प्रार्थना कर रहे हैं, मैदान पर एकत्र आकर नहीं कर रहे, अपने परिवार के साथ घर में कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना करने का उनका समय निश्चित है, उनके परिवार में उस समय प्रार्थना हो रही। अनेक प्रतिनिधित स्वयंसेवक अपने प्रतिज्ञा का रोज स्मरण करते होंगे। नित्य शाखा के कार्यक्रमों में अभी इतना ही करना संभव है, उतना चल रहा है। बाकी कार्यक्रम दूसरा बदल गया है, वो सेवा का कार्यक्रम है। प्रचंड प्रमाण में जो सेवा चल रही उसको सब लोग देख रहे और सारा समाज हमको प्रोत्साहन भी दे रहा है। परंतु हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं मानना चाहिए यही अपना कार्य है। कार्यक्रम अपना कार्य नहीं है। स्वयं अच्छा बनना और दुनिया को अपने प्रयास से अच्छा बनाना, ये अपना कार्य है। चीन देश में भारत से एक भिक्षु गए तथागत के धम्म का प्रचार करने के लिए। कुछ वर्ष वहां काम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि तथागत का एक चरित्र लिखा जाए चीनी भाषा में, वहां के जनता के लाभ के लिए। तो लिखकर तो तैयार हो गया, लेकिन उसको छापना है। तो वहां उनके जो संपर्क थे उन सब लोगों से वो मिले, उनसे धन इकट्ठा किया, बताया तथागत का चरित्र उससे छापेंगे। और सारा धन इकट्ठा होने के बाद छापने के लिए छापखाने में वो हस्तलिपि देना कल देनी है, तो आज रात में एक बड़ा भूचाल आ गया और बहुत से देहात, बहुत से शहर तहस नहस हो गए। तुरंत सेवा कार्य में सब लोग लग गए। तो पुस्तक के लिए जो धन लाया था उसका स्वाभाविक उपयोग लोगों की राहत के लिए हो गया, वो धन समाप्त हो गया। इसलिए सारा वो राहत कार्य पूरा होने के बाद फिर से भिक्खु ने सबको बताया कि धन तो दिया था आप लोगों ने, लेकिन वो ऐसे काम में हो गया खर्च, तो और एक बार धन संकलन। फिर से वैसा किया। फिर जब छापखाने में जाना था उसके पहले कुछ दिन एक बड़ी बाढ़ आ गई, फिर से राहत कार्य करना पड़ा, सारा संकलित धन उसमें व्यय हो गया। फिर जाकर लोगों को समझाया, लोग भी समझ गए। तीसरी बार धन संकलन हुआ, इस बार कोई आपत्ति नहीं। हस्तलिपि छापखाने में गई, मुद्रित होकर किताब तैयार हुई, किताब का धूमधाम से प्रकाशन हुआ। लोगों ने और उस किताब को बड़े श्रद्धापूर्वक खरीदा और पढ़ने के लिए अपने अपने घर में जब लोगों ने उसको खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था कि ये तथागत के चीनी भाषा में चरित्र की तीसरी आवृत्ति है। यानी लिखित चरित्र एक चरित्र का स्वरूप है, लेकिन उस चरित्र का जो संदेश है दुनिया की दुख मुक्ति, उसको आचरण में उसके पहले 2 बार लाके दिखाया गया, तो वो भी उस पुस्तक की आवृत्ति है। ऐसे हम आज जो कर रहे हैं वो भी कार्यक्रम बदल के
संघ का ही कार्य कर रहे, इस भावना से उसको करना। तो स्वाभाविक केवल संघ के लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है। एक तो हम ये सेवा क्यों कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा हमारी स्वार्थ की नहीं है, अपने अहंकार की तृप्ति या अपनी कीर्ति प्रसिद्धि के लिए ये नहीं करना है। जो लोग सहयोगी बनना चाहते उनको जानकारी हो इसलिए कुछ प्रसिद्ध करना पड़ता है। अपने कार्य की रचना में हम सबको सविस्तार वृत्त ठीक ठीक पता चले इसलिए उसको प्रकाशित करना पड़ता है। लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए भी ऐसे कार्य में आने वाले अनुभवों का लेखन प्रकाशन करना पड़ता है। परंतु अपना डंका बजाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं, ये अपना समाज है, अपना देश है, इसलिए इस स्वार्थ, भय, मजबूरी, प्रतिक्रिया या अहंकार, इन सब बातों से रहित आत्मीय वृत्ति का परिपाक है ये सेवा। और इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है, निरहंकार वृत्ति से लगना है, श्रेय दूसरों को देना है। और अभी ये जो विशिष्ट आपत्ति है उसमें जो सेवा करनी है उसमें लोगों का प्रबोधन भी करना पड़ता है, कई बातें बतानी पड़ती है। तो बताने का परिणाम तभी होता है जब हम उसका पालन करते हैं। और इसलिए कोरोना की महामारी के समय में अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के जो नियम विहित है और हम लोगों को बताने वाले हैं, उन सबका पालन पहले अपने को करना है। वो पालन करते हुए भी हमको काम करना है। घर के बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमति चाहिए। लॉकडाउन है तो अनुमति पूर्वक ही काम करना, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, अंतर रखना है, वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयं उसके पालन का उदाहरण बनकर हमको लोगों को बताना है। और हम ये कर सकते हैं। महामारी नई है, उसने कहर मचाया है, लेकिन उससे डर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरने से काम नहीं होता, डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है। अपना संतुलन कायम रख के मन में भय का लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से कौन से उपाय करने हैं, कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है, भय से रहित होकर, और सातत्यपूर्वक प्रयास करना है। क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसमें निश्चित क्या क्या हो सकता है इसके अनुमान लगते, जैसे जैसे अनुभव आता है वैसे ही पता चल रहा है। और इसलिए अब ये कितना चलेगा पता नहीं, जल्दी से जल्दी समाप्त हो ये पूरा प्रयास हम करेंगे, लेकिन जितने दिन चलेगा उतने दिन पीड़ित लोगों को राहत देने के और ये बीमारी न फैले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। बीच में ही छोड़ दिया तो यशस्वी नहीं होंगे। एक आदमी सब तरफ से कंगाल हो गया, निराश हो गया, उसको ऐसा लगा हम आत्महत्या करेंगे, लेकिन कुछ उसके जेब में पैसा था, कुछ दिन जीने का सामान उसके पास था, तो उसको ऐसा लगा कि पहले इसको खर्चा कर देते हैं और बिल्कुल ही कफलक होकर मर जाएंगे। इसलिए वो बड़े शहर में गया कि वहां पर जुआ खेलेंगे और ये सारा धन उड़ा देंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद उसको पता चला कि उस गांव के पास, उस शहर के पास एक बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी जिसमें मैंगनीज मिलेगा ऐसा लगता था। इसलिए 2-3 माइनिंग कंपनीज ने वहां आकर खुदाई की, 250 फीट नीचे गए लेकिन मैंगनीज मिला नहीं, निराश हो गए। इसलिए उसका लिलाव वो करने वाले थे, तो उसको लगा कि ये भी एक जुआ है, चलो जाके बोली बोलेंगे।
अब इतना तो धन नहीं था उसके जेब में कि इतनी बड़ी जमीन खरीदी कर सके, लेकिन वो 250 फीट की जमीन नहीं थी, 250 फीट का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बना था, उसको कौन खरीदेगा? उस नीलाम में कोई आया ही नहीं, यही अकेला पहुंचा, इसलिए इसके जेब में जितने पैसे थे उतने में उसकी जमीन हो गई। अब जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको उस दिन की मजदूरी कंपनी ने दे दी थी, तो उन्होंने आके पूछा क्या करें, काम अभी बंद करें कि 5 बजे तक करें और बाद में छोड़े? तो उसने कहा आपने पैसे लिए हैं तो 5 बजे तक काम करो। उन्होंने 5 बजे तक खुदाई की, 3 फीट और खोदा, उसमें जो नमूने मिले उसमें मैंगनीज मिल गया, और कंगाल बना हुआ वो आदमी मैंगनीज की खदानों का मालिक, बाद में एक रेलवे कंपनी का मालिक, ऐसा सब कुछ बन गया, फिर से उसका जीवन बन गया। उसने लेख लिखा, वो मैंने पढ़ा, रीडर्स डाइजेस्ट में आया था, कहानी अमेरिका की है, लेकिन उसका शीर्षक था डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। 3 फीट के अंतर के लिए अपना सातत्य खदान मालिकों ने छोड़ दिया तो वंचित रह गए, और 3 फीट और खोदने का दम इसने दिखाया तो इसको वैभव मिल गया। इसलिए ऐसा सातत्य अपने प्रयासों में चलना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, सबके लिए करना है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो जो इसके पीड़ित है वो हमारे अपने हैं। भारत ने तो जिन दवाइयों के और निर्यात पर बंदी लगाई थी, दुनिया के हित के लिए उसको हटाकर थोड़ा बहुत अपने तरफ नुकसान लेकर भी दवाइयां भेजी है। जो मांगेंगे उसको देंगे, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। हम मनुष्यों में भेद नहीं करते, और ऐसे प्रसंगों में तो बिल्कुल नहीं करते। सब अपने हैं, जो जो पीड़ित है, जिसकी जिसकी आवश्यकता है, उन सब की सेवा, जितनी अपनी शक्ति है उतनी सेवा करनी है। और ये सेवा करते समय कोई स्पर्धा तो है नहीं, अपनी कीर्ति फहराने के लिए दुनिया भर में हम काम नहीं कर रहे। इसलिए जो इस काम में लगे उन सबको साथ लेकर, उन सबके साथ रहकर काम करना है, सामूहिकता से काम करना है। इस प्रकार से हम सेवा करेंगे, लोगों को जो बताना है वो बताएंगे, लोगों से जो करवाना है वो करेंगे। आधार उसका होगा अपनत्व की भावना, स्नेह, प्रेम, वो अपने व्यवहार में दिखना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए, सेवा का काम है, उपकार तो है नहीं, हम अपने लोगों का काम कर रहे हैं, इसलिए वो उत्तम होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। हनुमान जी के कार्य के बारे में ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, देवों ने उनकी स्तुति की एक प्रसंग पर, तब 4 उनके विशिष्टों का उल्लेख किया, धृति, दृष्टि, मति और दाक्ष, यानी दक्षता, सावधानी। सावधानी आवश्यक है, हम काम करेंगे, लेकिन हम काम करते रहे, इसलिए काम करते करते हम बीमार न हो जाए। इसलिए आजकल आयुष मंत्रालय के द्वारा एक समर्थित काढ़ा है, उसको हमने रोज पीना चाहिए। बाकी मास्क लगाना, अंतर रखना, ये सारी बातें, हाथ धोना, स्वच्छता रखना, हम स्वयं चिंता करें कि हम काम करने लायक रहे। अपनी मदद जिनको वास्तविक आवश्यकता है उन तक पहुंचे। दूर तो लोग भी रहते हैं दुनिया में, वो हमारी मदद लेके चले न जाए। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, सजगता से काम करना पड़ेगा, कोई छूट न जाए, जिसको आवश्यक है उन सबके पास मदद पहुंचे, ऐसा काम करना पड़ेगा। बुद्धि ठीक रखनी पड़ेगी, किसको किस बात की आवश्यकता है। सामान्य सूचनाएं सबके लिए दी जाती है, लेकिन कुछ विशेष भी परिस्थितियां रहती है, उसमें उस प्रकार की राहत मिले ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है। और इसलिए लीक में चलते हुए भी लीक का विचार कर चलना पड़ता है। अनुशासन में चलते हुए भी अनुशासन इतना लचीला होना पड़ता है कि अपने सेवा के दायरे में, सेवा के लाभ लेने वालों में सब आवश्यकता जिनको है ऐसे लोग आ जाए। फिर दृष्टि की बात है, हम ये सब बताएंगे
ये सब करवाएंगे तो आदतें भी लोगों के ठीक रहे। आदतें ठीक न रखने के कारण भी ये बीमारियां आती है। तो ये अनुभव लोग ले रहे हैं, अब उनकी मनोभूमिका तैयार है, तो हमने अच्छाई का प्रचार प्रसार भी लगे हाथ करते रहना चाहिए। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गढ़ भी रहे हैं। अपने पवित्र समाज का संरक्षण और सर्वांगीण उन्नति, ये हमारी प्रतिज्ञा है और इसलिए उस दृष्टि को ध्यान में रखकर हमको काम करना है और धैर्य रखना है। कितने दिन ऐसा करके नहीं होगा, जब तक पूरा नहीं होता तब तक करते रहना है, सतत करना है। ऐसा करते रहना और ऐसा करते रहते समय ये जैसे गुण है हनुमान जी से, वैसे विदुर नीति में एक बात बताई है दोषों को टालने की। षट दोषा पुरुषेणेह हातव्याम भूतिमिच्छताम। जिस पुरुष को अपना वैभव चाहिए, अपना विजय चाहिए, अपना प्रभाव चाहिए, अपनी खुशहाली चाहिए, उसको 6 दोषों का हनन करना पड़ता है, उनको दूर करना पड़ता है। वो कौन से है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। आलस्य और दीर्घ सूत्रता काम की नहीं है। तत्परता चाहिए। जब उपस्थित होता है, भारत का इस सारी बीमारी के दौर में काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाय योजनाएं यहाँ के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े अंश ने उसको अमल में लाया। तो आलस्य नहीं किया, दीर्घ सूत्रता नहीं दिखाई। इसको ध्यान में रखना चाहिए। वो तत्परता अपनी कायम रखनी चाहिए। निद्रा, तंद्रा यानी असावधानी, काम करते करते धुन लग जाती है, उसको तंद्रा कहते हैं। धुन लगना अच्छा है लेकिन तंद्रा अच्छी नहीं, क्योंकि उसमें विचार नष्ट होता है। सोच समझ के सजग रहकर एक एक कदम डालते हुए काम करना और भय और क्रोध को टालना। लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल दे, तो छुपने का प्रयास करते हैं। लोगों को कुछ नियमों में बांध दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिबंध ला रहे हैं। अब संघ ने अपने और मार्च में ही तय करके जून आखिर तक सारे कार्यक्रम बंद कर दिए। लेकिन किसी किसी को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कर रही है इस निमित्त, और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है। परंतु 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं। सामान्य लोगों के मन में कुछ आ सकता है। सामान्य लोगों ने, सबने ये खबरदारी लेनी चाहिए कि ये अपने देश का विषय है, देश हित का विषय है, इसमें हमारी भूमिका सहयोग की ही होगी, कभी भी विरोध की नहीं होगी। मन में किंतु परंतु है, उसका लाभ लेकर द्वेष क्रोध को भड़काने वाले लोग हैं, उनके खेल चल रहे हैं। स्वार्थ के कारण भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं। राजनीति भी बीच में आ जाती है। ये जिनको करना है, जिनका चलता है उनको चलता रहे, इससे बचना। ये लोग अपना कुछ बिगाड़ न ले, इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागृत रखना।
लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावश कोई खुन्नस, कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भय और क्रोध दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए। और जो जो अपने अपने समूह के समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए। और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, ये अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे 2 सन्यासियों की हत्या यहां महाराष्ट्र में हुई। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु ये कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। ऐसे संकट के घड़ी में और ऐसे मन में कुछ किंतु परंतु रहते हैं, रह सकते हैं, अपेक्षित नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन उनके चपेट में न आके हम लोगों को सारे भेद की, स्वार्थ की प्रवृत्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए, उनको उभरने न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। भय, क्रोध, ये जो 2 दोष है उसको टालना चाहिए। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया, निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। 28 तारीख को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू धर्म आचार्य सभा ने कुछ आह्वान भी किया है, विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे। उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ इस विषय में मैं आगे बढ़ता हूं। धैर्य रखकर सारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जाएगी, लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जो अस्ता व्यस्त हो गया उसको ठीक करने में समय लगेगा। हमने देखा है कहीं कहीं ऐसा हुआ भी है कि थोड़े से बंधन शिथिल होने के बाद एकदम भीड़ हो गई, फिर से उनको तितर बितर करना पड़ा। ये अविवेक हो सकता है समाज में। सामान्य व्यक्ति को ऐसे समय में दिशा देने वाले लोग होने पड़ते हैं। अब विद्यालय खुलेंगे तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन तो करना पड़ेगा आने वाले समय में कई दिनों तक। उसकी व्यवस्था कैसे होगी वो बताना भी पड़ेगा। समाज के लोगों को इकट्ठा के ये कैसे हो सकता है सोचना भी पड़ेगा। विद्यालय में, विद्यालय के आसपास के परिसर में छोटी संख्या में क्लासेस लगा सकते हैं क्या, ई क्लासेस लगा सकते हैं क्या, क्या करके विद्यालय की शिक्षा शुरू भी होगी और ये डिस्टेंस मेंटेन होगा। बाजार वगैरह शुरू होंगे लेकिन लोग इस अंतर को कायम रखने का पालन करेंगे। फैक्ट्री, उद्योग शुरू होंगे तब भी भीड़ नहीं होगी, अंतर रखकर अनुशासन से लोग चलेंगे। इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। यानी राहत पहुंचाने का काम शायद कम हो सकता है, परंतु फिर से ये बीमारी न आए, उतावली न हो, इसके लिए समाज को दिशा देने का काम हमको करते रहना पड़ेगा। ये सारे काम होने हैं तो समाज में एक सद्भाव, सदाचार, सहयोग का वातावरण बनना चाहिए। समाज के सारे जनमान्य लोगों को इकट्ठा करके उनके द्वारा ये बात करवानी होगी, संवाद रखना पड़ेगा। अनुशासन पालन के बारे में स्वयं का उदाहरण और उपदेश उन लोगों को रखना पड़ेगा। उसके लिए उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी। लोगों की क्षमता, प्रतिकार क्षमता बढ़े। कई आयुर्वेदिक उपाय है, योग है, व्यायाम है, तरह तरह के प्राणायाम है। उपाय तो अपना स्वास्थ्य मंत्रालय भी बता रहा है और जगह जगह के चिकित्सक भी बता रहे हैं।
उसका नित्य नियमित आचरण करने का एक क्रम कुटुंबों में चलना चाहिए। कुटुंबों में संस्कार का वातावरण होना चाहिए। शांत दिमाग से किसी भी भय यानी पैनिक के चपेट में हम न आते हुए जो करना है वो कर्तव्य ठीक से करना, इस प्रकार का स्वभाव बनने के लिए कुटुंब में भी उस प्रकार के स्वभाव का संस्कार होना चाहिए। इसके हमको प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास में वही क्रम रहेगा। हमको उदाहरण बनना पड़ेगा, हमको समुपदेशन करना पड़ेगा, हमको अपनी सेवा से सबको जोड़ना पड़ेगा और सबका सहयोग जुटाना पड़ेगा। ये बीमारी पहली बार आई है इस प्रकार की सारे दुनिया में एक साथ। शायद ही पिछले और कुछ शतकों के इतिहास में विश्व पहली बार ऐसे संकट का सामना कर रहा है। तो संकट तो है और हम लड़ तो रहे, लेकिन ये संकट कुछ सिखा भी रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने ही पिछले दिनों में कहा सरपंचों को कि ये संकट हमको स्वावलंबन की सीख दे रहा है। तो कई ऐसी बातें भी आ रही, क्योंकि ये संकट जाएगा, जो अस्ता व्यस्त हो गया उसको यथावकाश हम ठीक कर लेंगे, लेकिन इस संकट के अनुभव में कुछ सत्य फिर एक बार उजागर होके हमारे सामने जो स्पष्ट खड़े हैं, उनसे पाठ लेकर बोध लेकर अपने जीवन की रचना को उसके अनुसार परिवर्तित करने का एक बड़ा काम, एक तरह से राष्ट्र पुनर्निर्माण का जो काम चल रहा है उसका अगला चरण, उसको परिणाम में लाना पड़ेगा। और बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गांव में, सबके सब वापस आएंगे क्या? जो गांव में रह जाएंगे उनको रोजगार की क्या व्यवस्था होगी? जो वापस अपने काम पर आएंगे उन सबको काम देने की उद्योगों की या उनके मालिकों की स्थिति होगी क्या? क्योंकि उनके भी सारे कारोबार ठप पड़े। ऐसी अवस्था में इनका रोजगार भी कायम रहे और उस समय के सीमित साधनों में सब चल सके, इसके लिए सबको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मन की तैयारी करनी पड़ेगी, समझदारी बरतनी पड़ेगी, उसका भी उपदेश करना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा। और अगर स्वावलंबन ये इस आपत्ति का संदेश है, तो स्वावलंबन में अपना स्व क्या है? उस स्व आधारित तंत्र का अवलंबन हमको करना पड़ेगा। कम ऊर्जा खाने वाला, रोजगार मूलक, पर्यावरण को न बिगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है। उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना अपने अर्थनीति की, अपने विकास नीति की, अपने तांत्रिकी की हमको करनी पड़ेगी। आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसमें जो जो अद्यतन सहायक होता है वो लेते हुए परंपरा के आधार पर जो आज सुसंदर्भित है, इस संकट के कारण फिर से एक बार हमको याद आ रहा है, उन दोनों को मिलाते हुए हमको एक नए विकास के मॉडल का निर्माण करना पड़ेगा। हमको करना पड़ेगा, यानी कौन करेगा? शासन को विचार करना पड़ेगा, प्रशासन को विचार करना पड़ेगा। लेकिन मात्र इन दोनों के करने से नहीं होता, समाज को भी इसमें कुछ करना पड़ता है। समाज को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा। यहां की बनी वस्तुएं जहां तक संभव है उन्हीं का उपयोग करेंगे। यहां जो बनता नहीं, बिना उसके जीवन चलता है तो बिना उसके चलाएंगे। जीवन के लिए आवश्यक है तो अपने शर्तों पर लेंगे, कम से कम उपयोग में चलाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें अपने नित्य व्यवहार में लानी पड़ेगी। अपने अपने व्यक्तिगत और परिवार के व्यवहार में हम लोगों को स्वदेशी का आचरण करना पड़ेगा। स्वदेशी का आचरण करने के लिए स्वदेशी के उत्पादन उपलब्ध करने पड़ेंगे और स्वदेशी के उत्पादन उत्कृष्टता के मामले में बिल्कुल 19 न हो, ऐसी गुणवत्ता उत्पन्न करनी पड़ेगी। उद्योजक, निर्माता, कारीगर सभी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और समाज को स्वदेशी पर दृढ़ होना पड़ेगा। विदेशों के ऊपर अवलंबन
नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको समर्थ रहना पड़ेगा। उसी प्रकार हमने अनुभव किया। अब जो बाहर निकलकर नदियों को वगैरह देख सके वो बताते हैं, लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि पर्यावरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया। क्यों शुद्ध हो गया? क्योंकि कुछ क्रियाकलाप बंद हुए जो पर्यावरण को दूषित करते थे। अब फिर से अपना जीवन नियमित हम शुरू करेंगे तो कौन से ऐसे क्रियाकलाप कम से कम हम कर सकते हैं, बिना उसके काम भी चल सकता है, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। पानी का उपयोग ठीक से, पानी का संवर्धन संरक्षण, वृक्षों का संवर्धन संरक्षण और प्लास्टिक से मुक्ति, स्वच्छता का पालन, जैविक तरीकों पर बल देकर गौ पालन, जैविक खेती आदि के आधार पर जीवन चलाने का हमको अभ्यास अपना करना पड़ेगा। अभी जो हमारा अभ्यास रासायनिक खेती आदि का है उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा। शासन की नीति वैसी बनेगी, लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता। कुटुंब में भी हमको और इस प्रकार के संस्कार करने पड़ेंगे। बहुत दिनों के बाद जो भागदौड़ चल रही थी वो बंद हो गई, तो अपने घर में रहने का, सतत रहने का अनुभव बहुत लोगों को मिला। घर को भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा। इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। संवाद बढ़ता है, समझदारी बढ़ती है। लेकिन हवा का तो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि पर्यावरण बहुत मात्रा में शुद्ध हो गया। क्यों शुद्ध हो गया? क्योंकि कुछ क्रियाकलाप बंद हुए जो पर्यावरण को दूषित करते थे। अब फिर से अपना जीवन नियमित हम शुरू करेंगे तो कौन से ऐसे क्रियाकलाप कम से कम हम कर सकते हैं, बिना उसके काम भी चल सकता है, इसका विचार हमको करना पड़ेगा। पानी का उपयोग ठीक से, पानी का संवर्धन संरक्षण, वृक्षों का संवर्धन संरक्षण और प्लास्टिक से मुक्ति, स्वच्छता का पालन, जैविक तरीकों पर बल देकर गौ पालन, जैविक खेती आदि के आधार पर जीवन चलाने का हमको अभ्यास अपना करना पड़ेगा। अभी जो हमारा अभ्यास रासायनिक खेती आदि का है उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए सारे समाज का बनाना पड़ेगा। शासन की नीति वैसी बनेगी, लेकिन जब तक समाज उस प्रकार चलता नहीं तब तक उसका परिणाम नहीं होता। कुटुंब में भी हमको और इस प्रकार के संस्कार करने पड़ेंगे। बहुत दिनों के बाद जो भागदौड़ चल रही थी वो बंद हो गई, तो अपने घर में रहने का, सतत रहने का अनुभव बहुत लोगों को मिला। घर को भी अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा। इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। संवाद बढ़ता है, समझदारी बढ़ती है, सौमनस्य बढ़ता है। और इसलिए कुटुंब में इन सारे बोधों की चर्चा, उसके आधार पर व्यवहार कैसा हो ऐसा संवाद चलना। जैसा अपना कुटुंब है वैसे समाज भी एक कुटुंब है। समाज के भी विचार करने वाले लोगों में, समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों में इस प्रकार का चलना, चर्चा का चलना, संस्कार का, नियमितता का प्रभाव होना अपने जीवन पर, व्यक्तिगत और सामूहिक, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। नागरिक अनुशासन के पालन में हम सबको तत्पर होना पड़ेगा। जहां जहां उस अनुशासन का पालन लोग कर रहे हैं वहां कोरोना का उपद्रव कम है, और जहां इस अनुशासन की आदत न होने के कारण गड़बड़ हो रही वहां कोरोना की चपेट में अभी भी देश का कुछ भूभाग है। और इसलिए उस अनुशासन का पालन करना, भगिनी निवेदिता ने कहा है
कि देशभक्ति का स्वतंत्र देश में रूप तो नागरिक अनुशासन का स्वयं होकर सारे नागरिक पालन करते, इतने वो समझदार होते, यही है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी संविधान प्रदत्त करते समय जो भाषण संसद में किए थे, उसमें इस प्रकार की कानून व्यवस्था नियम आदि का पालन करने पर बहुत जोर दिया गया है। हमको अपनी इस आदत को और ताजा और धार वाला करना पड़ेगा। उसी प्रकार समाज में सद्भाव का वातावरण, सहयोग का वातावरण, शांति का वातावरण बनाना पड़ेगा। शासन तो संस्कार मूलक शिक्षा नीति जल्दी लाना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये सारे काम शासन की नीति, प्रशासन का नीति को ध्यान में रखकर समाज को अपना मानकर अमल करने का तरीका और समाज का आचरण से सहयोग, इन तीनों बातों के एकत्र आने के बाद ही संभव होता है। तो शासन जैसे अपने प्रशासन को समाजोन्मुख करेगी, राजनीतिक लोग अपनी राजनीति को स्वार्थ मूलक से हटाकर देशहित मूलक बनाएंगे, शिक्षा जैसा संस्कार देने वाली परिवर्तन अपने आप में करेगी, वैसे हम सब लोगों का व्यवहार भी वैसा होना पड़ेगा। भविष्य के लिए भी यह संकट बहुत कुछ बताकर जा रहा है, उसका विचार करके हमको अपने जीवन के नए मानक का विचार करते हुए उसको आचरण में लाना पड़ेगा। हम सब लोग मिलकर आत्मविश्वास से इस अपने देश और अपने समाज के अपनत्व को मन में रखकर इस देश को इस संकट से निकालकर सारे विश्व की मानवता का नेतृत्व करने वाला देश बनाने के लिए आत्मविश्वास पूर्वक प्रयत्नों का, परिश्रमों का सातत्य अपने कर्तृत्व में रखकर फिर एक बार हमको सक्रिय होना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता है। हमारी भूमिका विश्व में और अपने देश में हम सब की यही है कि इस संकट को अवसर बनाकर हम एक नए भारत का उत्थान इस सारे संकट को अवसर बनाकर उसमें से करें, ऐसी हमारी भूमिका हो। इसलिए जो मेरे विचार में आवश्यक बातें मुझे लगती थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। संघ के सारे स्वयंसेवक ऐसा सोचते ही है और ऐसा करेंगे ही, परंतु संपूर्ण समाज में सभी को ऐसा होने की आवश्यकता है। इतनी एक बात को मैं आपके सामने रखता हूं और अपना यह निवेदन पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।